नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, and of course, bonsoir in French. Pradeep ji, please go ahead. Abaria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wow, lovely, absolutely lovely. So, Pradeep ji, the NDA government over here, in Mahayuti government over here in Maharashtra, lots and lots of skeletons tumbling out of all the woodwork of at least 3 ministers. धनंजय मुंडे साहब हो गए, कोकटे साहब हो गए और अब ये गोरे साहब हो गए। ये हो क्या रहा है? मतलब I have never seen 3 ministers being charged with all sorts of inappropriate behavior simultaneously. One of them has of course resigned. The other one, Kokate Saab, who was convicted by a court, has already got a stay. And the third one, Jaiprakash Gore Saab, वो रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि साहब ये 2018 का मामला है, कोर्ट के द्वारा ये रफा दफा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। मतलब But any kind of suspicion, as they always, the maxim where governance is concerned, that even Caesar's wife should be above suspicion. That's so right. Wherever suspicion is there, you need to have the moral responsibility. As in the case of Dhananjay Munde, जो फडणवीस साहब कह रहा है कि he owed moral responsibility and is vacated, resignation दे दिया after 80 days. But उनका tweet में उनका health condition as Dhananjay Munde says health condition. Kokate has got a stay on his entire smaller court sentence, so Kokate is safe because और फडणवीस साहब ने उनको भी डिफेंड किया कि there was 2 cases on civil case and criminal case on the same matter. In the civil case, the matter has been in his favor, so he has every right to stay. And after this particular stay of the court, everything has gone back. And now the only गोरे का कहना है कि पुराना मैटर है हमारा, उसको फिर उछाला जा रहा है। तो but anyway, पुराना मैटर। But Jaiprakash Gore Saab's matter is somewhat embarrassing. Let's be very clear. It concerns a girl. Moral turpitude. और ये मैटर जो है आगे चल कर के काफी गंभीर हो सकता है। और तीसरी बात क्या हुई है, भैया जी जोशी कहते हैं उनको, वैसे बिल्कुल जोशी, RSS बड़े अच्छे, मतलब एक जमाने में बहुत नाम था इनका, अभी भी है वैसे, ऐसी बात तो नहीं है। आपको याद होगा जब रामलीला ग्राउंड के ऊपर नारा अपने अन्ना हजारे साहब का आंदोलन चल रहा था, तो हमारे विलासराव देशमुख जी भैया जी जोशी को लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था जरा इनसे बात कर लीजिए, कुछ जरा ज्यादा ही कुछ हो रहा है। आज भैया जी जोशी ने कह दिया कि घाटकोपर की जो भाषा है मुंबई के घाटकोपर की, वो तो गुजराती है। अब उसको लेकर के एक और बड़ा बवाल मच गया। I think you want the point I want to say that he was a spiritual guru who died already. That is Vilas. Oh, that was Bhaiyoji Joshi. Yes. Oh, yes. This is Bhaiyaji Joshi. This is Bhaiyaji Joshi. Oh, okay. दोनों में फर्क है साहब. He shot himself on the same. Yes, he shot himself. Yes, you're right. That was a very handsome man. Yes. I still remember. लेकिन ये भैयाजी जोशी भी कब नहीं है सर, RSS के बहुत बड़े लीडर हैं। Yes. इनको क्या जरूरत पड़ गई ये बोलने की घाटकोपर की भाषा गुजराती है? वैसे ही मतलब यहाँ पर मराठी को लेकर के, मुंबई को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं लोग। पूरे देश में लैंग्वेज का समस्या चल रहा है। अब तमिलनाडु में देखिए, वो तमिल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, बोले 4000-3000 साल पुराना हमारा लैंग्वेज है। यू आर ट्राइंग टू इंपोज सर, तमिल इज द ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यस स्टिल इन यूज। तो पूरे देश में एक बॉइलिंग पॉट हो गया है वो लैंग्वेज इशू। एंड आई थिंक RSS यूजुअली ऐसे बातों में पड़ता नहीं है। हाउ डिड ही फॉल इन सच ट्रबल? तो भैया जी जोशी को क्या जरूरत पड़ गई थी कहने की, अभी मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है अनिल परब साहब जो बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत पुरानी प्लान थी कि मुंबई को किसी भी तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए, क्योंकि कमर्शियल कैपिटल है और मुंबई का जो सारा रेवेन्यू है वो डायरेक्टली जाए सेंटर को इंस्टेड ऑफ बीइंग बुक्ड इन महाराष्ट्र। बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सेपरेशन ऑफ मुंबई फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट्स राइट, द ओल्ड एजेंडा कमिंग बैक जी। और वो हमारे जो 100 हुतात्मा जिनके ऊपर हुतात्मा चौक है, फ्लोरा फाउंटेन जो है, उन्होंने अपनी जान गंवाई सिर्फ इसी के लिए, जान की कुर्बानी दी सिर्फ इसी के लिए, तो वो एक बार फिर दोबारा ज्वलंत हो गया, एक बार फिर दोबारा जो है वो चीज़ पुनर्जीवित हो गई है। सो आई थिंक व्हाट आर दीस गाइज डूइंग? आर दे deliberately trying to embarrass themselves or what's going on? Loose talk. Very strange. And the RSS is usually very careful about what they say in public.
ऐसी बातें ज्यादातर कोई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इतना बड़ा नेता कोई करता नहीं है, लेकिन इन्होंने किया है। अब आगे देखते हैं क्या होगा इसके बारे में। इन एनी इवेंट we've got a very lovely panel of guests. We've got Pramod Sinha साहब of the RJD right now with us. Pramod Sinha साहब नमस्कार। प्रमोद सिन्हा जी नमस्कार। नमस्कार 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 सर नमस्कार। संजय द्विवेदी जी उद्धव ठाकरे सेना से। संजय जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब इज वेयरिंग अ न्यू जैकेट। यस, अ न्यू काइंड ऑफ स्पेक्स टू। नए स्पेक्टिकल्स हैं, नई जैकेट है सर। क्या है मतलब, क्या यू हैड अ मेकओवर, हाउ लवली। मैं प्रमोद सिन्हा साहब से पहले शुरू करता हूँ। प्रमोद सिन्हा साहब आरजेडी के। जी मुकेश गांधी साहब आपको आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ बरोबर आ रही है। क्या बात है सर, वंडरफुल। आई कम बैक। हमारी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज जबरदस्त आ रही है सर, आपकी शक्ल भी आ रही है, बहुत अच्छी भी दिख रही है। कहीं लगता है सीधा पार्लर से यहाँ पर आए हैं, मेकओवर किया है आपका, बहुत जबरदस्त। अरे नहीं भाई, पार्लर कहाँ भैया। क्या बात है सर, जबरदस्त, क्या लग रहे हैं गांधी साहब। तो सिन्हा साहब, प्रमोद सिन्हा साहब, एक जो सवाल है, मतलब अभी क्या है कि वो करंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो बड़ा परेशान करता है सवाल। ये हो सकता है आप इस पर रोशनी डालें। प्रमोद सिन्हा साहब, लालू यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, लालू यादव जी आपके नेता, कभी भी उनके पूरे कार्यकाल में कभी इतने रेलवे एक्सीडेंट नहीं हुए, इतनी रेलवे दुर्घटना नहीं हुई जितनी कि आदरणीय सम्माननीय अश्विनी वैष्णव साहब के छोटे से कार्यकाल में हुई हैं। मतलब 2024 में वो मंत्री बने हैं मोदी जी के तीसरी टर्म में आने के बाद, और इतनी ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पीछे क्या वजह क्या है? इसके पीछे क्या लगता है आपको प्रमोद सिन्हा साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने थे जी, तो उन्होंने उस समय जो रेल का जो बजट आता था और वो घाटे का जो बजट होता था, तो उसको किस प्रकार से रेलवे को लाभ में करने का काम किया, और कई सारे उपलब्धियां रही रेलवे मिनिस्टर के रूप में, जिसके वजह से जो है वो जब रेल मंत्रालय छोड़े थे उस समय 90,000 करोड़ का मुनाफा हुआ था रेलवे। और हाल के दिनों में जो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो होता है कि ये लोग स्पेस टेक्नोलॉजी और क्या क्या बातें तो करते हैं ज़मीन पर, लेकिन जो मौलिक सुविधाएं भी यात्रियों को मिलनी चाहिए। रेलवे का किराया जिस प्रकार से ये लगातार, जैसे ही 2014 में इनकी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो तुरंत जो है 14.5% किराया बढ़ाया गया और किराया लगातार बढ़ते गया। अब तो हवाई यात्रा के तर्ज पर कई प्रीमियम ट्रेन को भी जैसे उसमें शामिल किया गया, और रेलवे मतलब जो टिकट की जो दर होती है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि होती है समय के हिसाब से, ये देखने वाली बात। लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, तो उस समय अपने पूरे टर्म में 1 भी रुपया किराया बढ़ाने का काम नहीं किया था, और प्रति वर्ष जो है प्रत्येक किराया में 1 रुपया की कमी उन्होंने करने का काम किया था, और बावजूद अंत में रेलवे को फायदा पहुंचाने का काम किया था। आपने जिक्र किया रेलवे एक्सीडेंट का, तो लेकिन आप जब भी सरकार से जब आप सवाल करते हैं, सरकार को आईना दिखलाते हैं, कंपैरिजन भी आप अगर कर लेते हैं पिछले रेलवे मंत्रित्व काल में जो रेलवे मिनिस्टर थे उनके हिसाब से, लेकिन ये लोग सारी चीज़ों को झुठलाने का काम करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सुविधा बढ़ाने की बात करते हैं, कभी कभी तो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहन करके भी लोग हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात है कि जब आप देखिए अभी महाकुंभ का जो मौसम था, उस समय आपने देखा था कि ट्रेनों में किस प्रकार से, मतलब शौचालयों में भी लोग जो है, ये लोग कहते थे कि हमने 13,000 ट्रेनें चलाने का काम किया है, नई ट्रेनें जो कुंभ के लिए आयोजित की गई, लेकिन तमाम ट्रेनों में जिस प्रकार से बोगी में खचाखच भरा हुआ बोगी, यहाँ तक कि शौचालय में भी लोग जो है खड़ा होकर के जाने के लिए मजबूर थे। ये रेलवे की बदहाली को बतलाता है कि लगातार जो है, एक तो इन्होंने अब रेलवे का बजट देने का काम जो पहले होता था वो बंद कर दिया। पहले पता चलता था कि कहाँ ट्रेनें मिल रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है। अब तो इनको वंदे भारत के अलावा तो कुछ सूझता ही नहीं है, चूंकि मतलब इनके नज़र में क्या है
कि अब पैसे वाले लोग ही सिर्फ भारत में हैं। सिन्हा साहब, गरीब लोग के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। सिन्हा साहब, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले बिहार के चुनाव में। जिस प्रकार से सुभाष यादव जी को आगे रखकर लालू प्रसाद यादव जी का अपमान जिस प्रकार से करने की कोशिश किया जा रहा है कि उनके साथ घाट क्रिमिनल गैंग्स के साथ थे, और जब आरजेडी के रूल था तो किडनैपिंग प्लानिंग हो रहे थे, सीएम रेसिडेंस से या सीएम की ऑफिस से किडनैपिंग होता था, प्लानिंग होता था। लालू यादव जी का डायरेक्ट संबंध है गैंग्स जो किडनैप करते थे क्रिमिनल एलिमेंट्स में। तो क्या ये आप कैसे देखते हो उस चीज को? व्हाई आर दे ट्राइंग टू, अभी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को क्यों उजागर कर रहे हैं सिन्हा साहब? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है ना, अपने विरोधी को किस प्रकार से, जब बातें आती हैं, एक कहना है कि जब 2014 के बाद 95% केसेस जो है विपक्ष के खिलाफ इन लोगों ने ईडी, सीबीआई और ईडी से करवाने का काम किया है, तो ये समझने वाली बात है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किस प्रकार से किन किन औजारों का इस्तेमाल करने का काम करती है। अब देखिए, रहा सवाल जो है से अपराधीकरण का या अपराध की घटनाओं का, तो हमारे नेता आज बिहार में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के संदर्भ में लगातार जो है बुलेटिन अपराध पर जारी करने का काम करते हैं कि जो वर्तमान में अपराध की दर में जो भारी वृद्धि हुई है, चाहे आप हत्या लीजिए, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं जो है सरेआम हो गई है। इवन कि पटना जिला में सैकड़ों राउंड गोलियां चल जाती हैं शहर के भीतर में। अभी कल ही की बात है, बमबारी की घटना हुई है, आज गोलीबारी की घटना, मतलब इस प्रकार की घटनाएं शहर के भीतर होती हैं। लेकिन ये लोग उस पर जो है जब सवाल विपक्ष खड़ा करता है तो ये लोग कहते हैं कि पहले 2005 के पहले चले जाते हैं। उसी संदर्भ में आपने जो कहा, तो ये तो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयोग मात्र है। लेकिन आज जो है एनसीआरबी का जो डाटा है, एनसीआरबी का जो आंकड़ा कहता है, उसका अध्ययन ये लोग नहीं कहते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, फिर भी जो एनसीआरबी का आंकड़ा, ये कोई मेरा आंकड़ा तो नहीं है, जो थानों में दर्ज होता है संज्ञेय अपराध की घटनाएं, तो उस पर जवाब आता नहीं है सर, उस पर जवाब नहीं आता। उनसे जब भी कुछ पूछा जाए तो कोई और ही भलती हुई बात करते हैं, मतलब हाँ, वही 2005 के पहले चले जाते हैं ना, कि उस समय होती थी। लेकिन अभी मगर सुभाष यादव जी घर के आदमी, घर के व्यक्ति है सुभाष यादव जी, तो सुभाष यादव जी का बोलना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि घर से रिलेटेड फैमिली के मेंबर है सुभाष यादव जी। नहीं, देखिए 2005 के बाद से जो है इन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा है। दूसरी बात क्या है ना कि इनके दो बड़े भाई ही इस बात को डिनाई करने का काम किए, और आपने कहने का काम किया कि किस प्रकार से उनको आगे ला करके भारतीय जनता पार्टी, देखिए वही तो हम कह रहे हैं, ये कुछ भी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में लाभ लेने के लिए किस प्रकार से, अरे जो अभी वर्तमान में, जब हमने कहा कि 20 वर्षों से जब आपकी सरकार है, तो 20 वर्षों का आप दीजिए ना कि आपने क्या किया है। आज एनसीआर, मैं तो कह रहा हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा कहीं आप देख लीजिए कि 3 गुना वृद्धि हुई है अपराध की घटनाओं में। इसका जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है? जब पटना में सैकड़ों राउंड गोलियां चलती हैं और उस पर भी ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, जवाबदेही देते नहीं बनती है, फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती है ना। आज जो समस्या है, देखिए आज बिहार के संदर्भ में हम बहुत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए बिहार में, चाहे आप पलायन की स्थिति देख लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की आप बात कर लीजिए। आप देखिए नीति आयोग के रिपोर्ट में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे गरीबी उन्मूलन की बात हो, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। बिहार जो है प्रति व्यक्ति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे खड़ा है, साक्षरता दर में सबसे पीछे खड़ा है। तो ये सब जो जब 20 सालों से आपकी सरकार है, तो आप कर क्या रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ प्रमोद सिन्हा साहब कि बिहार जो के पढ़ाई लिखाई में, विज्ञान में, ज्ञान में, पॉलिटिकल साइंस में पूरे देश को लीड किया करता था, पूरे देश का नेतृत्व किया करता था, आज की तारीख में ये हाल हो गया है कि बिहार के बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ाई की जो एक मूलभूत सुविधा है वो भी शायद उपलब्ध नहीं है। जी मैं आपके पास आता हूं वापस सर आपके पास आता हूं। संजय द्विवेदी जी, जो अभी बात करी प्रमोद सिन्हा साहब ने बिहार को लेकर के,
हर संदर्भ में हमको वही देखने को मिल रहा है। जब भी कुछ पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का प्रश्न है, आज की तारीख में आप देख लीजिए सर, बीड़ के मामले में आखिरकार धनंजय मुंडे साहब ने आखिर में अपना इस्तीफा दिया। कोकटे साहब हैं, वो कहते हैं कि साहब मुझे तो स्टे मिला हुआ है कोर्ट से, इसके बावजूद कि उनका कन्विक्शन हो चुका है लोअर कोर्ट द्वारा। और जयप्रकाश गोरे साहब जो हैं वो कहते हैं 2018 का मामला है। अरे यार, यौन शोषण का मामला है भाई, भले जब का भी मामला हो, सेटल हो भी गया हो, लेकिन यौन शोषण का तो मामला है। उसके अलावा बीड़ को लेकर के, परभनी को लेकर के, अपना ये नवी मुंबई को लेकर के, और उसके अलावा प्रदीप जी एक और मसला आया था, वो पुणे। भैया आप जब भैया जी तो बोल दिया। ये जो मसले हैं, इनको लेकर के जब भी कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी कोई और ही बात करती है। वो कहती है उद्धव ठाकरे के टाइम पे ये था, इसके टाइम पे ये था। ये क्या है सर? अभी तो इनकी सरकार है ना सर, तो ये क्या एक टेम्पलेट बन गया है कि हम अभी का जवाब नहीं देंगे, हम 10 साल पहले का जवाब देंगे। सर बताएं। देखिए प्रदीप जी, मैं अरे राजीव जी बोल रहा हूँ सर, प्रदीप जी इधर बैठे हैं। जी हाँ, बोलिए सर। जी बजाज जी, मैं काफी समय से मैं दोनों लोग लिए कह रहा हूँ, मैं काफी समय से डिबेट कर रहा हूँ। पिछले 11 साल से मैं ये देख रहा हूँ, जब से इनकी सरकार आई है और 2025 आ गया है, आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछिए वो कांग्रेस पे टाल देते हैं जी। जबकि मैं कहता हूँ कांग्रेस ने जो किया 56 साल में, ये तो उसका भी तिनका भी नहीं कर पाए सर। भाई अभी आपने रेलवे की बात की, रेलवे में कोयले के इंजन चलते थे, डीजल का है, आज बिजली से इंजन चल रहे हैं, यात्रियों सुविधाएं हो गई हैं। मैं तो फुक ट्रेन में बैठा भी हूँ, जब छोटा था मैं देखता था वो चल रही गाड़ी चल रही और हम लोग बैठ के देखते थे। तो आज देखिए क्या है, ये सब चीजें जो हैं नकारात्मक विषय, नकारात्मक चीजें उठाना। आज की डेट में क्या है कि सब चीज डाल दो किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर या दूसरी सरकारों के ऊपर डाल दो। आज बिहार में 20 साल सरकार आपकी है, गुजरात में 20 साल सरकार आपकी है। आज वहां से अगर आदमी अगर रोजगार लेने के लिए मुंबई आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है रोजगार लेने के लिए? अब आप माननीय मोदी जी ने कहा था कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो वीजा का ऐसा सिस्टम बना देंगे अमेरिका से कि साहब हम वीजा का इतना सही कर देंगे कि आदमी यहाँ से जो जाएगा वो बड़े आराम से जाएगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा बेड़ियां हथकड़ियां, ट्रम्प साहब जो इनके बड़े खास हैं, जिनको उन्होंने गुजरात में घुमाया था, सड़कें बंद करके और चादरें डाल के पूरा दिखाया गया था गुजरात, बहुत अच्छा डेवलप गुजरात किया। तो वहाँ बेड़ियां हथकड़ियां देखी, वहां से लोग वापस आ रहे हैं। अब आइए, अब आरएसएस है, आरएसएस ने, मैं तो 30 साल आरएसएस संग रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद के साथ रहा हूँ, बजरंग दल के साथ रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं मिला आरएसएस का, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के अलावा विश्व हिंदू परिषद से काम मिला मुझे, जो बस राम मंदिर के नाम पे चंदा लेने का, ये और बजरंग दल का काम मिला मुझे गो हत्या वाला, कि साहब वो गोकसी वो फलानी जगह हो रही, दिमागी जगह गोकसी हो रही है। आज अगर महाराष्ट्र में आप आए हैं, महाराष्ट्र में आने के बाद आप कह रहे साहब यहाँ वैकला में सिर्फ गुजराती बोली जा रही है, गुजराती भाषा इस्तेमाल की जा रही, कितनी शर्मनाक बात है बॉस। अब हमारा ये देश जो है बहुत बड़ा देश है सर, इतना बड़ा देश हमारे सामने विश्व में कोई देश इतना बड़ा देश नहीं होगा, जहाँ की अलग भारतीय संस्कृतियां हैं, जहाँ की अलग परंपराएं हैं, जहाँ की अलग भाषाएं हैं, जहाँ के अलग रीति रिवाज हैं। अब आप छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है तो आपके उत्तर प्रदेश छठ पूजा जो वहां से लोग आए वो मनाने लगे, नहीं मनाई जाती है। करवा चौथ यहाँ रखा जाता है, वहाँ दूसरी चीजें रखी जाती है। तमिलनाडु आप निकल जाइए, तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना। द्विवेदी जी, क्या उद्धव ठाकरे जी पूरे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे का एक आइडियोलॉजी है कि उन्होंने हमेशा लड़ा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग हम होने नहीं देंगे, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग होने नहीं देंगे। क्या आरएसएस के स्पोक्स पर्सन भैया जोशी जिस प्रकार से बात किए कि गुजराती भी अलाउ करेंगे महाराष्ट्र मुंबई में खास करके, क्या ये एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का, जो आज भी उद्धव ठाकरे जी ने चेतावनी दिया ये मैं होने नहीं दूंगा, आपका एजेंडा को चलने नहीं दूंगा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग होने नहीं दूंगा? द्विवेदी जी देखिए, चार प्रोजेक्ट चले गए, 4 प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो एनकेन प्रणाली गुजरात चले गए सर, और उसमें सिंधे जी मुख्यमंत्री थे, वो परिवहन निगम में 2800 करोड़ रुपए घोटाला कर रहे थे, और उस घोटाले को जान भी रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी।
देखिए कितने इतने मतलब चाल चरित चेहरा कितना अच्छा इन लोगों का सर है। मैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। शायद मेरे जीवन में, मैं तो 35 साल मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, इस तरह की राजनीति मैंने आज तक देखी नहीं कि नाक के नीचे घोटाला हो रहा है, मुख्यमंत्री के बाद घोटाला उजागर किया जा रहा है। जितने भ्रष्टाचारी देश में थे वो सब अभी पार्टी में आते चले जा रहे हैं। जिनके लिए आप कहते चक्की बीटिंग 17,000 का घोटालेबाज, 17,000 का घोटालेबाज, वो सब आपके यहाँ पार्टी में मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। तो आज देश में क्या दिखाना चाह रहे हैं? रेलवे की भी बात आपने सबसे पहले रेलवे की बात शुरू की। रेलवे में आपने चला दी, वो चला रहे हैं, उसका किराया कितना? हवाई जहाज के बराबर, हवाई जहाज ज्यादा किराया उसका। तो क्या जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, उस ट्रेन का लुत्फ ले पाएगा? हमें तो जो नीतियां बनानी चाहिए इस देश में, जो पहले सरकार ने बनाती थी, कि अगर हमें बैंक ऋण नहीं दे रही है तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ऋण देने लगे, सार्वजनिक उपक्रम लगाए गए, और गांव-गांव में, देहात में स्कूल नहीं थे, प्राथमिक स्वास्थ्य स्कूल खोले गए। लोगों को इलाज में बड़ी परेशानियां होती थी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। तो ये जो सोच थी पूर्व सरकारों की, इस सोच से बड़ा अंतर मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सोच में। लेकिन सरकार बना रहे हैं। आप दिल्ली जीत गए, 27 साल बाद आप दिल्ली में अपने सरकार बना ली। महाराष्ट्र में आपने गदर काटी, आपने पार्टियां तोड़ने के बाद आपने पार्टियों के नाम भी उनको दे दिए, चुनाव का नियम ही आपने बदल दिया। उसके बाद आप जीते, चलिए कोई बात नहीं, आप जीत गए। लेकिन अगर जीत गए हैं तो 2100 रुपए लाडली बहनों का जो देना है वो देना है। आपने मुख्यमंत्री होके जो भोजन थाली की बात की थी, आपने बात की थी कि हम आपको जो वृद्ध हमारे 60 साल से ऊपर वाले हैं उनको हम बाकायदा घुमाएंगे, उनको घुमाया जाएगा। क्या हुआ उसका? आज आप कह रहे हैं साहब हमारे फंड की कमी है, इसलिए योजना को मुझे बंद करना पड़ेगा। 5 लाख बहनों को आपने ज्यादा पैसा दे दिया, जिनका नाम आप अभी और भी है सर, उसमें तो अभी और भी नाम आएंगे उसमें तो अभी वो उसमें तो और भी कटौती होने वाली है, ये भी बता दूं मैं आपको। प्रदीप सर मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, तो अच्छे तरीके से मिल रही है, बोलिए सर। हाँ, वो एक दूसरे चैनल पे जाना है डिबेट में। जी, अगर चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक प्रश्न का जवाब देंगे जो एक, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सिन्हा साहब। मुकेश गांधी साहब, ये भैया जी जोशी को ये अभी कहने की जरूरत क्या पड़ गई सर कि घाटकोपर में इधर उधर गुजराती बोली जाती है, गुजराती भाषा है उनकी? सर ये क्या जरूरत पड़ गई? व्हाई, व्हाट फॉर? मतलब ये नया एक बखेड़ा उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? यू नो हाउ सेंसिटिव पीपल आर। मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है मराठी को लेकर के, मुंबई को लेकर के। इतने हुतात्माओं ने अपनी जानें कुर्बान कर दी मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए, तो उसको लेकर के ये अभी आरएसएस का ये बोलना बड़ा अजीब लग रहा है मुझको। मुकेश गांधी साहब आप बताएं, व्हाई डू यू थिंक ही डिड इट सर? आरकेवी शो की जय हो। बाकी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कभी भी गुजरातियों का कोई भी इश्यू आता है तब शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, फिर हमारे राष्ट्रवादी शरद पवार कांग्रेस के लोग, ये लोग सब एकदम चढ़ बढ़ के गुजरातियों के अगेंस्ट बोलने में उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं है, आज भैया जी जोशी का लेक्चर मैंने सुना जी। भैया जी जोशी ने इतना ही कहा था कि घाटकोपर की बोलचाल की भाषा गुजराती हो गई है, जैसे दादर में आजकल हिंदी का भी प्रभुत्व बढ़ गया है। तो एक बोलचाल की भाषा घाटकोपर में गुजराती हुई है क्योंकि वहां गुजराती लोग ज्यादा बसते हैं। तो वहां जो लोग ज्यादा रहते हैं तो वहां लोग ज्यादा वो भाषा में बोलने का लिए दूसरे नॉन गुजराती भी प्रयत्न करते हैं, बात करते हैं, उनका व्यवहार है। तो भैया जी जोशी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को छोड़ के गुजराती भाषा को इंट्रोड्यूस किया जाए। भैया जी जोशी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि गुजराती भाषा, बोलचाल की भाषा घाटकोपर में बड़े हो गई है। इसमें क्या उन्होंने गलत कह दिया? वो तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप कहते हैं कि ये बोलचाल की भाषा, यहाँ आप उल्लासनगर में जाएंगे तो बोलते हैं वहां सिंधी की बोलचाल भाषा है। तो क्या सिंधी बढ़ गई और मराठी निकल गई क्या? ऐसा नहीं होता है। आप माटुंगा सायन के साइड पे जाओ तो वहां साउथ इंडियन लैंग्वेज का इतना प्रभुत्व है कि वहां होटल के
अपन इडली डोसा का ऑर्डर देते हैं, वो भी वो साउथ इंडियन में कभी कभी जवाब देता है, तो हमको क्लैरिफाइड कराना पड़ता है। तो क्या उसमें साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने से क्या मराठी का महत्व कम हो गया? भैया जी, जोशी आरएसएस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग हो। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने भाषावार प्रांत रचना कर दी, गुजरात महाराष्ट्र का भाषा के माध्यम से विभाजन हो गया, मुंबई गुजरात से न जाकर के बंबई में रहा, तो आज तक मुंबई में आज भी 50-60 लाख गुजरातियों की बस्ती है। कभी गुजरातियों ने कोई आंदोलन नहीं किया है, कभी कोई मूवमेंट खड़ी नहीं की है कि हमको मुंबई में गुजरात को लेके जाओ या तो इसको सेंट्रल बना दो, सेंटर के अंडर में डाल दो। कभी गुजरातियों ने ये बात नहीं की। लेकिन मुकेश गांधी साहब, आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, एक सवाल पूछता हूं आपसे सर। वन सेकंड प्लीज सर, वन सेकंड प्लीज कंटिन्यू। आई एम आस्किंग यू, आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुंबई शहर जो है, अर्लियर बॉम्बे, यू रिमेंबर बॉम्बे प्रेसिडेंसी used to consist of Gujarat, parts of Maharashtra, Goa, everything was part of the Bombay presidency, right? Sir, as the financial capital of the country, हो इसके ऊपर मुझे मालूम है, मुझे बहुत जबरदस्त गालियां पड़ने वाली हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं सर, क्या करूं? अब वो बातूनी कछुए की तरह हूं। वो क्या है, हमारे पंजाब में कहते हैं कि वो जो बात होती है, बात बोलती है, तू अपने आप को जबान से निकाल, मैं तेरे को गांव से निकालती हूं। तो वही बात मैं करने जा रहा हूं अभी। तो Sir, why should Mumbai as a union, as the financial capital of India, why should it not be a union territory? उसको यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बनाया जाए? आप बताएं सर, बोलिए सर। वो बात अभी निकल गई है सर। अभी यूनियन टेरिटरी मुंबई को आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र की धरोहर सारी मुंबई के ऊपर टिकी हुई है। मुंबई अगर महाराष्ट्र से निकल गया तो महाराष्ट्र की इकोनॉमिकल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो डाउन हो जाएगी। Will it be good for Mumbai? और मैं कभी भी ये मत में नहीं हूँ, नहीं सर, मैं कोई मत में नहीं हूँ कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं करना चाहिए, मुंबई को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहिए। मुंबई जो महाराष्ट्र में है वहीं रहना चाहिए, और ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को मेंटेन करते हुए मुंबई का विकास हमें करना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं सर, आपसे मैं वही पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा आप इस पर दिल पे हाथ रख के जवाब दें, और संजय द्विवेदी जी भी जवाब दें इस पे। आप मुझे बताइए, मैं चाहूंगा प्रदीप जी भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, सिर्फ सवाल नहीं पूछे। सर आप मुझे बताइए, मुंबई शहर जो है तकरीबन 70% कॉर्पोरेट टैक्स देता है सेंटर को, और वापस हमें आता है कुछ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मुंबई शहर जो है वो वास्तविकता में तकरीबन सारी मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है महाराष्ट्र को, और हम लोग मुंबई शहर के लिए क्या कर रहे हैं सर? आप मुझे बताइए, डज द मुंबई सिटी गेट इट्स फेयर शेयर फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में असेंबली में सर आज मुंबई पे एक छोटा सा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि भैया जी जोशी ने ये बात कर ली, वरना महाराष्ट्र की असेंबली में भी मुंबई के ऊपर कभी कोई डिस्कशन होता नहीं है। नोबडी केयर्स अबाउट मुंबई। अब आप मुझे बताएं मुकेश गांधी साहब, इज दैट फेयर? इज दैट बीइंग फेयर टू मुंबई? राजीव जी आपकी एनालिसिस बहुत सही और परफेक्ट है। आज क्या हो गया है कि मुंबई में इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, उतना रेवेन्यू बैक फॉर द डेवलपमेंट मुंबई में नहीं आता है जी। और ये दुख की बात है कि हमारे महाराष्ट्र के नेतागण जितने भी होते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, वो पूरी महाराष्ट्र की बात करते हैं, पर मुंबई को अपलिफ्ट करने के लिए जो प्रयोजन होना चाहिए वो नहीं होता है। आज मोदी जी आए या अमित शाह जी आए, वहां सेंटर में से कोई भी बड़े लीडर आए, उनको पहले एक एक क्वेश्चन करना चाहिए कि हमारे मुंबई के डेवलपमेंट के लिए आप कितना फंड देते हो, हमारी रेवेन्यू इतनी है, उसके सामने हमको कितना सामने आज जीएसटी का हाईएस्ट कलेक्शन मुंबई में से है। फिर भी आज मुंबई के लोगों को आज रेलवे में तकलीफ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तकलीफ होती है, आज एक्सपांशन ऑफ दी जो रूट्स है जो अलग अलग प्रकार के, और वाटर ड्रेनेज के सिस्टम में भी आज प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। तो एक कितनी समस्याएं आज मुंबई में हो गई है, और एसआरए के नाम पे झोपड़पट्टी का विकासकरण करने के लिए जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो योजना बनाई थी, वो योजना का आज बिल्डर लोगों ने ऐसा कैप्चर कर लिया है, और मुंबई में रीडेवलपमेंट के नाम पे
इतना मुंबई को सिविल कामों में झोंक दिया है कि जिसके कारण पॉल्यूशन भी हमारा खराब हो गया है, पूरा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ गया है। गुजराती इसके बारे में आज तक महाराष्ट्र में मुंबई का जो स्थान है उसको अगर बरकरार रखना है, अच्छी तरह से रखना है, तो मेरा एक ही कहना है कि मुंबई का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका मिनिमम 50% तो मुंबई को वापस मिलना ही चाहिए। 50% हार्ट अटैक हो जाएगा सर सेंटर में सबको। बट यू नो बात यह है कि कॉन्स्पिरेसी बाय गुजराती फैमिलीज, गुजराती बिजनेसमैन एंड गुजराती पॉलिटिशियन को मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना, ये एक बहुत बड़ा, अब जितने उद्धव बालासाहेब ठाकरे सेना हो, जितने भी पार्टीज है, उनका आरोप है ऑपोजिशन पार्टीज का, देयर इज अ परफेक्ट प्लान ऑफ एक नंबर 1, जैसे द्विवेदी जी कह रहे थे, पूरे बिजनेस गुजरात को ट्रांसफर कर दो। यहाँ के बड़े बड़े जो अलॉटमेंट थे वो पूरा अभी कॉन्स्पिरेसी, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी गांधी साहब, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी टू सी दैट मुंबई गोज आउट ऑफ महाराष्ट्र एंड दैट्स अ प्लान बाय गुजराती बिजनेसमैन, गुजराती पॉलिटिशियन एंड द गुजराती जो पावरफुल लॉबीज है जी। गांधी साहब। सर प्रदीप जी, मैं आपको बात करता हूं, राजीव जी, मुंबई में गुजराती कम्युनिटी दूध में साकर जैसे मिल गई हुई है और पूरे मुंबई महाराष्ट्र के विकास के लिए सब यहाँ के बिजनेसमैन से लेकर मिडिल क्लास का हर आदमी मुंबई के प्रोग्रेस के लिए काम करता है। पर दुख की बात क्या है कि हमेशा मराठी भाषी लोगों को, मैं कंप्लेन नहीं करता हूं पर यह हकीकत है, आप ऑब्जर्व करना कि नॉन मराठी, वो गुजराती हो, हिंदी हो, सिंधी हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो, उनको न तो सिविल राजकारण में आगे लाने का, न महाराष्ट्र स्टेट के राजकारण में आगे लाने का, न तो उनको कोई पदोन्नति देने की, पार्टियों के अंदर कुछ नहीं करना, और नॉन मराठियों को मार्जिनलाइज करते करते रहने का, ये भी एक आप पार्टियों का एक मंत्र बन गया है। फिर भी आज नॉन मराठी लोग, जितने भी अलग अलग भाषिक लोग, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो कभी भी अपना आवाज नहीं उठाती है और सबके साथ मिलकर के, मराठी समाज के साथ, मराठी भाषिक लोगों के साथ मिलके काम करती है। आज हमारे घर में भी हम अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को तक को आज मराठी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और मराठी कल्चर में रामदास स्वामी समर्थ से लेके शिवाजी महाराज का साहित्य, साने गुरुजी महाराज का साहित्य आज हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये गौरव है हमारे लोगों का। पर हमारे नॉन मराठी लोग जितने भी हैं उनको साइडलाइन करना, और आज जो ये सेशन में जो आज जो हरकतें हुई है वो क्या है? अरे भैयू जी महाराज ने क्या कोई बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि इसके लिए आप इतना बवाल मचा रहे हो? उन्होंने कह दिया कि गुजराती को मुंबई की भाषा बना दो, और आज कोई बिजनेस इतना बड़ा गया नहीं है। अरे एक खाली यहां से अपना डायमंड बूस्ट वहां सूरत में गया तो सूरत में नहीं चला, आज वो एकदम खलास बेकार लॉस में चल रहा है पूरा। मुंबई का डायमंड ब्रूस आज वही है। मुंबई की जो हवा है, मुंबई का जो एटमॉस्फेयर है, मुंबई की जो इंटेलिजेंसिया है, मुंबई की जो लेबर है, ये सबके कारण आज मुंबई इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो हमारे यहां से कोई काम गुजरात में जाता नहीं है। गुजरात अपने तरीके से अपना प्रोग्रेस कर रहा है और वो अपना विकास आगे बढ़ा रहा है। तो आपके मुताबिक देखिए सर, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा कि कई गुजराती पावरफुल फैमिलीज हैं हु आर कनेक्टेड वेरी क्लोजली टू द गुजराती लॉबी इन दिल्ली। दिल्ली इज रूल्ड बाय गुजरातीज टुडे। उनका जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हो सकता है आगे चल करके एक साजिश हो, नहीं हो सकता मुंबई को हटा दें महाराष्ट्र से। राजीव जी एक मिनट आप रुकिए। नहीं हो सकता है। हमारे मुंबई के गुजराती एमपी हो गए या हमारे दिल्ली में बड़े गुजराती नेता होते हैं, वो कोई मुंबई के गुजरातियों का इश्यू अपने हाथ में नहीं लेते हैं। वो सिर्फ अपनी टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं और मुंबई के गुजरातियों के लिए, मुंबई के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कोई इश्यू सेंटर में या बाहर उठाता नहीं है जी। ये हकीकत है। राइट। ऑलवेज साइडलाइन। द्विवेदी जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? साइडलाइन करते हैं जी। द्विवेदी जी क्या देखिए, क्या एक गुजराती, बड़ी पावरफुल गुजराती लॉबी है जो कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए बजाज जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर मुंबई महाराष्ट्र से अलग हो जाती है तो फिर महाराष्ट्र में बचा क्या?
तो महाराष्ट्र का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा सर। और ये बात आपकी सही है कि जब से 2014 से सरकार आई है गुजरात के भाइयों की, इसमें खड़ी पार भी हैं, तब से ही निश्चित ही चल रहा है प्रोग्राम कि किसी प्रकार हम इस मुंबई को अलग कर लें। ये बात है, इंटरनल लोग जान रहे हैं। जैसे क्या हुआ शिवसेना तोड़ने के बाद। ऐसा नहीं है द्विवेदी, ऐसा नहीं है। आप ये खाली एक प्रचार है ग्लोबल, कोई मुंबई को अलग नहीं। मैं इसलिए गांधी जी मैंने इसलिए कहा आपसे, मैं वैसे ना कहता आपकी बात ये, क्योंकि मुझे नहीं, लेकिन 4 प्रोजेक्ट जो ध्यान लगने थे, ऐसी क्या बात थी कि उद्धव ठाकरे सरकार गिरती है, शिंदे जी को बनाया जाता है और शिंदे जी के समय में वो प्रोजेक्ट चले जाते हैं गुजरात में। और तमाम चीजें ऐसी हैं और तमाम ऑफिस भी गए हुए हैं, आप पता कर लीजिए। कुछ आप शेयर मार्केट का भी, दूसरे मार्केट भी गुजरात को ट्रांसफर हुए हैं। वो सब आपकी अपनी पार्टियों की इंटरनल मैटर है सर। इसको गुजरात महाराष्ट्र से, गुजरातियों से लेना कुछ होता नहीं है सर। सर अपने हम तो के लिए वो गोवा की जगह गुजरात गए, वहां से जाके आसाम तक गए। अभी उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सर वो कुछ और बोल रहे हैं सर द्विवेदी जी कुछ और बोल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर एग्जाम्पल मनी चेंजिंग सेंटर जो यहाँ पर था, मनी एक्सचेंज रेट सेंटर जो यहाँ पर था, दैट हैज बीन शिफ्टेड टू गुजरात। जो गिफ्ट सेंटर जो बनाया गया है, दैट इज आल्सो बीन शिफ्टेड टू गुजरात। उसके अलावा डायमंड बोर्ड्स हैज आल्सो बीन शिफ्टेड टू गुजरात। जी द्विवेदी जी आप बोलिए। तो मैं गांधी जी कहना चाह रहा हूँ कि जो 4 प्रोजेक्ट चले गए, जिस तरह से ये शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? भैया जी आते हैं, आपने कुछ दूसरी बात बताई, वो आके कहते हैं साहब नहीं ऐसी बात है। ये बात बोलने की जरूरत क्या थी? मैं कहता हूँ आपसे, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लोग बिहार में रहते हैं, बिहार की भाषा बोलते हैं। आज अगर कहीं पे बिहार और उत्तर प्रदेश में या गुजरात में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ी हुई बेरोजगारी है, आदमी को अपने काम चलाने के लिए महाराष्ट्र जो है उनको पाल रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है, तो क्या मैं तो कम से कम 90% लोग जानता हूँ, 95% वो जो यहाँ से लोग गए हुए हैं वो बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, उनको कोई इतराज नहीं है। तो भैया जी को इस तरह की बात करने की मेरी समझ की जरूरत नहीं, क्योंकि आरएसएस, मैं आप बता दें आपको गांधी जी, प्रदीप जी, बजाज जी, मैं क्लियर बता दूं, आपने बता दीजिए आरएसएस ने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया देश के लिए जिसमें हम गर्व महसूस करें? कौन सा ऐसा काम किया? मुझे नहीं लगता है विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कौन सा काम, बड़ा काम किया जिसमें हमें गर्व महसूस हो। सिंपल एक काम इनका करना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी को, भले भारतीय जनता पार्टी के इनके अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी कहे साहब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, तब भी पीछे आरएसएस वाले घूमते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये जो चीजें दिखाई पड़ रही है, देखिए आदमी सही है नहीं सही है दिखाई पड़ना चाहिए ना। आज भ्रष्टाचारी जितने देश में थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज जितने भी द्विवेदी जी, इंडिया अलायंस को आपका स्पष्ट जो नीति है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। औरंगजेब के साथ हो या मराठाओं के साथ हो, छत्रपति शिवाजी के धरती पर रहकर औरंगजेब को गाली, औरंगजेब का तारीफ करने वालों को महाराष्ट्र सहेगा नहीं सहेगा, ये क्लियर कट देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, एकनाथ शिंदे जी ने कहा, और एकनाथ शिंदे जी के आग्रह पर अबू आजिम आजमी को सस्पेंड कर दिया, एफआईआर रजिस्टर होने वाला है शायद उनके ऊपर। इस प्रकार से तो स्पष्ट आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, आप कहां पर खड़े हो, औरंगजेब के साथ खड़े हो, छत्रपति संभाजी के? बोलिए द्विवेदी जी। सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, स्टेट में सरकार आपकी है। जिस तरह भी गांधी जी बात कह रहे थे मैं भैया जी के लिए, तो मैं काफी डिबेट इस पे की है। मैं आज बता दूं आपको, मैंने सुना जब उनका बात सुनी, उन्होंने कहा जो उन्होंने कोई किताब पढ़ी थी उस किताब में लिखा गया, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, अकबर हो, बाबर हो, सिकंदर हो या औरंगजेब हो, जो भी आक्रांता हमारे देश में आए, उन्होंने सिर्फ लूटने के अलावा हमारे देश में कोई काम नहीं किया। जो हमारे दादा थे, परदादा थे, हमारे पिताजी थे या उनके रहे होंगे, वो उनको बताते होंगे ये चैन चलती है सर, तो वो हमको बताते थे साहब बाबर ने राम मंदिरों को तोड़ने के लिए आए, सिर्फ लुटारू नहीं है ये। तोड़ने आए, तोड़ा उन्होंने, राम मंदिर कब्जा कर लिया,
हम इतने साल बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज राम मंदिर बनवा पाए। इसी तरह बनारस में देख लीजिए, इसी तरह मथुरा में देख लीजिए, इस सिकंदर आए थे सोना लूटने, उन्होंने सोना लूट लिया। कोई आया था हमारी भारतीय संस्कृति विनाश करने, जो हमारा यूनिवर्सिटी थी वहाँ उन्होंने पूरा हमारे जो रखे हुए थे धर्म शास्त्र वगैरह रखे थे उनको छिन्न भिन्न कर दिया। तो अगर ऐसी बात है, कोई लगता है औरंगजेब उनके नामकरण कर लेता है, उनके नाम तैमूर नाम रख लेता है, तो ये जो मानसिकता हमारे देश के लोगों की है, इस मानसिकता को खत्म करने तो इस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं सर मैं, क्योंकि अभी अभी आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करी। मुकेश गांधी साहब, आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक और सवाल पूछूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आज की तारीख में तो बीजेपी की सरकार है ना सर, मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्ववादियों की सरकार है, मानते हैं ना सर इस बात को आप कि हिंदुत्ववादियों की सरकार है? तो नालंदा रेलवे स्टेशन जो है सर, उसका नाम अभी तक बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन क्यों है? वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। और यह कहा जाता है जो पुराने बुद्धिस्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वहां पे, दे बर्न फॉर ओवर 6 months, 6 महीने तक आग नहीं बुझी सर। इतने ज्यादा रिसर्च पेपर थे वहां पे। आज तक, आज भी फॉर एग्जाम्पल इवन टुडे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पर है सर, द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इज बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन। अब आप बताएं सर, बोलिए मुकेश गांधी जी, ये क्या है? सर कुछ 10 सेकंड मुझे समय दीजिए जी। बोलिए बोलिए। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये देखो, हिंदुत्ववादी सरकार आने के बाद में जहां जहां भी हो सका वहां उन्होंने अब सब नामों को, जो मुस्लिम, जो मुगल आक्रांता जो आए थे, उनके सारे नाम उन्होंने बदले हुए हैं। अगर ये नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टेशन का नाम अगर उन्होंने नहीं बदला है तो इमीडिएटली बदलना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सपोर्ट करता हूं। द्विवेदी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए प्लीज। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हिंदुवादी सरकार है, अभी इन्होंने उनको निलंबित कर दिया, अभी निलंबित कर दिया उनको, जो विधायक जी थे समाजवादी पार्टी के। दिया कुमारी जी किसकी वंशज है? जयचंद की। जी, जयचंद कौन था सर? राजा जय सिंह। जय सिंह कौन था वो? कमांडर इन चीफ औरंगजेब के। जी हाँ। उसकी बुराई क्यों नहीं? उसके संसद को क्यों बनाया गया? तो साहब ये तो देखिए, मैं यही तो आपसे कहता हूँ, चाल चरित्र चेहरा जिससे इनका मतलब होगा वो अजीत दादा पवार इनके पार्टी में जाएंगे, मतलब नहीं होगा तो चिक्की पिसवाएंगे, चक्की पिसवाएंगे। 70,000 घोटाला किया, 70,000 घोटाला किया। ये तो अब क्या, जब अब सरकार बन गई दिल्ली में, शराब कांड गायब हो गया। अब शराब कांड कोई लाभ लेने वाला नहीं है। मुंबई में इनकी सरकार बन गई, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला कोई नहीं है। ना मस्जिदों से अब लाउड स्पीकर कोई हटाने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई बिहार से चले गए, थाने दर्ज कराने, वहां से चले गए, सीबीआई जांच कराने चले गए, और डीजीपी आके यहाँ पे ताल ठोक रहे थे। क्या हुआ अग्नि में? इतनी हत्याएं हो गई आज की डेट में। क्या मुख्यमंत्री के ऊपर कोई लेगा? कोई एक भी दिखाई पड़ा उनके ऊपर? 2800 करोड़ रुपए का घोटाला जो परिवहन निगम में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं एक नाथ शिंदे जी हैं, और घोटाले की जांच चली रही साहब। ये कैसा न्याय है? चलिए, इसके पहले कि मैं या सीधा पहले मुकेश गांधी साहब के पास ही जाता हूं, उसके बाद द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। मुकेश गांधी साहब, आज राहुल गांधी जी मुंबई में हैं, वो धारावी में गए, कोई 20,000 के करीब वहां पर लेदर यूनिट्स हैं। तो वो जो चमड़े के काम करने वाले जो जितने भी लोग हैं, उनके साथ आज उनका इंटरेक्शन हुआ, वहां पर उनकी बातचीत हुई धारावी में। तो सर, ये धारावी को लेकर के कांग्रेस जो है आज भी बिल्कुल विरोध कर रही है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर आप, मुकेश गांधी साहब? सर देखिए, धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए जो टेंडर निकला था, वो टेंडर सबने भरने के बाद में जो एग्जैक्टली उनके जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल करने वाले अदानी को अवार्ड हो गया। तो अदानी को अवार्ड होने के बाद में इनको, राहुल गांधी को निकालना चाहिए कि इनके साथ में जो टेंडर में बीड लेने वाले दूसरे लोग थे वो कौन कौन थे और उनको क्यों काम नहीं मिला और अदानी को क्यों मिला। अदानी को खाली प्रेफरेंस से नहीं मिला है। और मैं कहता हूं कि अदानी और अंबानी जैसे या गोदरेज जैसे या टाटा जैसे बड़े जो है
इंडस्ट्रियलिस्ट और जो बड़े लोग हैं वही ये धारावी के प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। पर अब राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनके पास कोई अभी कार्यक्रम एजेंडा है नहीं। अभी फॉरेन से आने वाला फंड और स्क्रिप्ट अभी बंद हो गई है, तो इसलिए अभी क्या है कि राहुल गांधी ने अभी धारावी में गए, इधर गए उधर गए, चमड़े वालों को मिले उसको मिले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आज धारावी का डेवलपमेंट एक जमाने में ये कोस्टल रोड का और मुकेश गांधी साहब, आई थिंक वी हैव लॉस्ट यू। समथिंग रॉन्ग विद द द्विवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बोलता हूं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इन इकोनॉमिक वेल्थ इन हैंड्स ऑफ यू। पूरे आप देखो अडानी, आप जब भी बात करते हो उद्धव जी और कांग्रेस का यही कहना है कि मुंबई एयरपोर्ट अडानी, एयरपोर्ट लैंड अडानी, आगे जाके धारावी प्रोजेक्ट अडानी, पीछे जाके बुलंद डंपिंग ग्राउंड अडानी। आज ही हम देखा कि उत्तर प्रदेश में आप जहां कानपुर में सबसे बड़ा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इन कानपुर में अडानी डिफेंस एरोस्पेस। तो क्या जो राहुल गांधी जी कह रहे इकोनॉमिक कंसंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ यू एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, पूरे देश के लिए एक खतरा है कि पूरे वेल्थ है कि कुछ लोगों के हाथ में। द्विवेदी जी देखिए प्रदीप जी, मैं बात दूसरी कह रहा हूं। देखिए कोई बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस करता है। जैसे तीन कानून किसानों के आए थे, भंडारण ग्रांट की जमीन किसको दी गई? अडानी को, उन्होंने बनवा भी लिए, खैर कानून निरस्त हो गए। मैं कहता हूं कि एयरपोर्ट में अगर दिए गए हैं तो उसमें नियम जो पहले बने हुए थे, आप तो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, इतने 30 साल 35 साल से जुड़े हुए पत्रकारिता में, जो नियम थे उन नियमों को बदलाव कर दिया गया। अब आइए आप उस पर जो आपके बिजली पावर प्लांट है, पावर वाला जो है, चाहे राजस्थान वाला चाहे आपका महाराष्ट्र वाला हो, उसमें भी चेंज किया गया। पहले अलग अलग लोगों को जाती थी, अब की कहा गया जो मांगी गई कि दोनों चीजें एक लोगों के पास हो, ऐसा संभव नहीं था, अकेले इनके पास था, इनको मिल गया। तो देखिए जब आप ये भी देखिए ना कि हम भ्रष्टाचार को कैसे करें। भ्रष्टाचार करने के भी तरीके होते हैं, आदमी जान भी न पाए और भ्रष्टाचार हो भी जाए। उदाहरण मौजूद है, तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद है जो हो गया, कोई जान भी नहीं पाया, अडानी जी को मिल गया। अब यही कहा जा रहा सब अडानी जी को मिल गया और राहुल गांधी जी विरोध कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे विरोध कर रहे हैं, संजय द्विवेदी बैठ के विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप नियमों में परिवर्तन करके किसी एक व्यक्ति के प्रति नियम बनाएंगे तो निश्चित आप जान लीजिए फायदा उसको होगा। और इससे किसको नुकसान हो रहा है सर? इससे हमारे देश को नुकसान होगा। अगर हम एक ही उद्योगपति को टोटल देश सौंप देंगे तो इस देश की हालत क्या होगी? अगर किसान के बिल वापस ना होते और उन भंडार गृह में अनाज पहुंच जाता या जो भी सामग्री पहुंच जाती, तो क्या अडानी जी माननीय मोदी जी कहने से दाम लगाते या उस हिसाब से बेचते? देखिए यही बात समझने वाली बात है। यहाँ किसी अडानी का विरोध नहीं है, यहाँ किसी अंबानी का विरोध नहीं है, यहाँ विरोध इस बात का हो रहा है कि आपने आंख बंद की, अब आपने देना शुरू कर दिया। आप नियम और उसमें कुछ अड़चन दिए, नियम आपने बदल दिए। तो जो ये चीजें जो हो रही देश में, ये शायद बहुत ही गलत है। क्यों? इसका उदाहरण मौजूद है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहाँ व्यापार करने से आई थी, व्यापार करते 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 उन्होंने इतने साल राज्य किया और बड़ी मुश्किल में जब हमारे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल हमीद, तमाम हमारे बलिदान हो गए, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोग बलिदान हो गए सर, तब कहीं देश आजाद मिल पाया, हमारा आजाद हो पाया। तो स्थिति ऐसी ना आने पाए कि बेरोजगारी बढ़ी रही, महंगाई बढ़ी रही है, तो राहुल शिवाले साहब जो हैं कि बेरोजगारी और बढ़ जाए, महंगाई और बढ़ जाए, जो हमारे युवा नौजवान जो हैं वो हमारे युवा नौजवान जो हैं वो किसी दूसरे उस पर उतर के काम करने लगे, तो इससे क्या होगा? देश का अमन चैन बर्बाद होगा। द्विवेदी जी, राहुल शिवाली फॉर्मर एमपी, इस बार तो हार गए थे, वो कहते हैं कि राहुल गांधी इज इंडल्जिंग इन स्लम टूरिज्म, झोपड़पट्टी टूरिज्म का काम कर रहे हैं अभी राहुल गांधी। जो राहुल गांधी धारावी में गए हैं, सब चमड़े के काम करने वालों से जो मिले हैं, बहुत स्किल्ड वर्कर्स भी हैं वहाँ पे, डिजाइनर्स भी हैं। और ये भी आपको बता दूं, जो बहुत बढ़िया, जो सबसे बड़े ब्रांड जो हैं इस वक्त दुनिया के, उनके काम सारे धारावी में होते हैं।
तो राहुल शिवाली जी ने कहा है दिस इज स्लम टूरिज्म। क्या कहेंगे सर आप, द्विवेदी जी? देखिए, राहुल गांधी जी का मैं इधर व्यक्तित्व देख रहा हूं, जब तक प्रतिपक्ष के नेता बने हैं निश्चित रूप से उन्होंने मणिपुर भी गए वो, और ट्रक ड्राइवर से भी मिलते हैं, रेलवे स्टेशन जाके वहां पे उनके ड्राइवरों से मिलते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण, मोची से मिलते हैं, कहीं किसी दुकान में बैठ के बात करते हैं। तो देखिए, ये पहले राजा महाराजा जो होते थे वो भेष बदल के जाते थे। क्या राहुल गांधी जी भेष नहीं बदल रहे हैं, लेकिन वो सबसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, किसी घर में जाके खाना खाते हैं, किसी के यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये इस देश के लिए बहुत ही शुभ है, आप समझ लीजिए। हमें राजनीति जेट प्लस सिक्योरिटी लेके नहीं करनी है। अगर हमको मध्यम वर्गीय, गरीब, उनको इंटरनल क्या दिक्कतें हैं इस देश में, अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हम चाहे कुछ भी बन जाए और कुछ भी करते रहें। आज मध्यम वर्गीय जीएसटी जो है, जीएसटी से कितना परेशान है। जीएसटी हर चीज में लगी है। उन्होंने सिर्फ नमक कर लगाया था, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ नारियल है सर, ऐसे नारियल लेंगे उसको अलग जीएसटी, नारियल काट देंगे उसको अलग जीएसटी, और नारियल आपकी उसके अगर पीसेस लेंगे उसको अलग जीएसटी। द्विवेदी जी, मैं आपको एग्जैक्टली महाकुंभ का आपने बहुत आलोचना किया, इंडिया अलायंस ने बहुत आलोचना किया। अब महाकुंभ के बाद एक बहुत बड़ा होली का त्योहार जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, एक जबरदस्त तरीके से, उसको भी योगी आदित्यनाथ हो या चाहे मोदी जी के सपोर्ट से इसको बहुत ग्लोरीफाई करने वाले, इसको इंटरनेशनल स्टेज पर लेके आने वाले कि होली सेलिब्रेशन किस प्रकार से होता है। तो वहां पर भी क्या, जैसे अखिलेश यादव जी आलोचना करना शुरू कर दिए, तो आपका स्टैंड क्या होगा? बिकॉज आप यूपी को भी बहुत करीब से जानते हो, किस प्रकार से देखते हो होली का त्योहार जो होगा, पूरे मंथ लॉन्ग त्योहार होगा, किस प्रकार, क्या पॉलिटिसाइज किया जाएगा? बीजेपी उसको पॉलिटिसाइज करेंगे, उसको वोटर बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, कैसे देखते हो आप? देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात अभी क्लियर कर दूं, मैं महाकुंभ आयोजन पे हम लोग किसी ने भी कोई बुराई नहीं की। महाकुंभ कोई आज पहली बार नहीं हो रहा ना, महाकुंभ हम पहली बार देख रहे हैं। मेरी उम्र हो गई है 30-35 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, मैंने कुंभ देखे हैं, कुंभ बहुत से कुंभ आए हैं, लेकिन देखिए वही जो है कि एक ब्रांड एम्बेसडर बनना, कुंभ हमने करा दिया, इतने करोड़ आदमी आए, जो हमको जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई। बाकी कुंभ में जो स्नान लोगों ने किया, जो भजन कीर्तन किया, और पहली बार विश्व में, ऐसा नहीं है, विश्व रिकॉर्ड ही आज का नहीं है सर, 2025 का, ये विश्व रिकॉर्ड पहले से है कि इतनी जनता आने के बाद, करोड़ों की संख्या में जनता आती है, शांतिपूर्वक आती। भाई कुछ हादसे हो सकते हैं, नहीं कह सकते मैं, लेकिन बिल्कुल 100% बिल्कुल सभ्यता से आएगी, नहाएगी और उसी आराम से चली जाएगी। ये हमने निरंतर देखे हैं बस, और निरंतर हम देखते, सरकारें भी चेंज रही, कभी समाजवादी सरकार रही, कभी कांग्रेस सरकार रही, कभी किसी सरकार रही। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि अब आपने होली की बात की, अब होली का त्योहार सब हिंदुओं की पावन पर्व है। मैं एडवांस में होली की बधाई भी सबको दे दूं। बिल्कुल, तो आप कोई भी कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, आप श्री राम मंदिर बनाने की बात करते थे तो आप उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेते थे, वोट बैंक में तब्दील करते थे। महाकुंभ का आयोजन आपने किया, उसको वोट बैंक में तब्दील करने वाले हैं। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए बॉस। राम मंदिर का ताला खुला, सरकार किसकी थी? सरकार थी कांग्रेस की। जब बाबरी ढांचा गिराया जा रहा था, अगर 4 घंटे नरसिम्हा राजमानी पूर्व प्रधानमंत्री जी अगर ऑफिस में बैठे होते, ऑर्डर दे दिए होते, तो शायद बाबरी ढांचा नहीं टूटता, क्योंकि वहां पे यूपी सरकार कोई मतलब ही नहीं था। यूपी सरकार वो आदेश दे नहीं सकती, वहां केंद्रीय रिजर्व बल लगा था, और केंद्रीय रिजर्व बल को आदेश कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आयोजन हो, होली हर साल आती है, महाकुंभ होते हैं, मंदिर अगर हमारा निर्माण होना है तो मंदिर का निर्माण होना है। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, आप उसको जबरदस्ती अपने गले में लपेटे घूम रहे हैं कि नहीं 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 हमारे उसमें आ गया। तो कुछ चीजें आपके सामने हुई, कुछ चीजें उनके सामने हुई। अब आप देखिए कौन कितना ले रहा है, कौन कितना इसका वो ले रहा है, फायदा ले रहा है। तो मैं वही कहता हूँ, चाहे जो धार्मिक त्योहार हैं उनको राजनीतिक परिभाषा से नहीं देखना चाहिए।
उनको इस तरह से नहीं काम करना चाहिए कि जनता को हमको लगे कि साहब आप राजनीति मत करिए, आप बट इंडिया अलायंस का विरोध होगा, इंडिया अलायंस का विरोध होगा द्विवेदी जी। महाकुंभ के बाद होली फेस्टिवल एक बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है, इंडिया अलायंस का विरोध होगा वहां पर। तो मैंने कुंभ का विरोध नहीं किया, तो मैं होली त्योहार क्यों विरोध करेंगे सर, क्यों विरोध? अरे हाँ, कुंभ में जो कमियां थी, अगर कमियां हमारी पार्टी के नेता बता रहे हैं, इंडिया अलायंस के आदमी बता रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और 87 रुपए होगा डॉलर का दाम, जब 52 रुपए था तो प्रधानमंत्री मोदी जी चिल्ला कहते थे कि प्रधानमंत्री साग गिर रही है, तो वो भी तो बताते थे ना। महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए में था, 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। पूर्व मंत्री लोग सर पे ला दिए, दिल्ली में घूमते थे, आज 1000 रुपए मिल रहा है। 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ प्रयागराज। अगर हम भी बता रहे हैं तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं सर? जी भाई, कोई चीज कमी अगर किसी चीज की है, हमें दिखाई पड़ रही है, आपको नहीं दिखाई पड़ रही, तो हम बता रहे हैं। गांधी साहब बोलिए। अभी आप इतना ज्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए सर। अभी आपके उद्धव ठाकरे जी को तो ऐसे ही मोदी जी के पास आने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट भी चेंज होने वाली है। अरे तो आप गांधी जी आप मनाते रहिए सर, मैं भी 35 साल से राजनीति शिवसेना कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं भी शिवसेना राजनीति कर रहा हूँ। जिस दिन गांधी जी सुनिए 10 सेकंड, अगर गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सुन लीजिए, मैं तो एक शिवसैनिक हूं, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, लेकिन मैं पर्सनल आपको बता दूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे जुड़ गए तो शायद उद्धव ठाकरे की राजनीति बिल्कुल महाराष्ट्र समाप्त हो जाएगी। आगे समझ लीजिए। तो मुकेश गांधी साहब, जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा, जनता को मान दे रही है। जी मुकेश गांधी साहब, जैसा प्रदीप जी ने अभी पूछा, अपनी सोच है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि अभी महाकुंभ खत्म हुआ है, अभी होली का महापर्व बनाने जा रहा है उत्तर प्रदेश। और होली तो सर मुझे ऐसा लगता है, होली तो ऐसा पर्व है कि वो तो सबको जोड़ता है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ता है, पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि रिलीजियस टूरिज्म को लेकर के अगर मान लीजिए ये अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, डोंट यू थिंक मुकेश गांधी साहब? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान में रिलीजियन टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है। इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है, लोग जुड़ते हैं, इमोशनल अटैचमेंट लोगों की बढ़ती है इसके कारण। तो अगर योगी जी ने महाकुंभ का इतना सक्सेसफुल अभियान करने के बाद में अगर वो होली को भी एक बड़ा महोत्सव बनाते हैं, जिस तरह से लोकमान्य तिलक जी ने हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से गणेशोत्सव को एक सार्वजनिक बना के उसको एक बहुत बड़ा अच्छा स्वरूप और सनातन धर्म के संगठन का काम किया, उसी तरह अगर होली के उत्सव को इन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव बनाने का प्रयोजन यूपी ने किया है, तो यूपी के साथ साथ जितने भी बीजेपी के स्टेट्स हैं वो सभी को उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गांधी साहब, अगर आप देखोगे कि इट हैज बीन अ सक्सेस, महाकुंभ वाज अ सक्सेस, अयोध्या आज भी एक बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे दुनिया से लोग एक पर्यटन स्पिरिचुअल टूरिज्म के माध्यम से वहां पर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, काशी विश्वनाथ हैज बीन ट्रांसफर्ड, जो आप कह रहे थे स्पिरिचुअल टूरिज्म, इट हैज टेकन ज़ेनिथ लेवल। पहले लोग सिर्फ ताजमहल देखने आते थे, आज अयोध्या जा रहे हैं, राम मंदिर को देखने जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ में जा रहे हैं, आगे जाके रामायण सर्क्यूट होगा, बुद्धा सर्क्यूट होगा। तो एक एक चीज जो केदारनाथ महाकाल कॉरिडोर, तो ये ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू स्पिरिचुअल टूरिज्म प्लेस पूरे दुनिया भर से। तो इससे जो आप कह रहे हैं कि कॉफर्स भरने वाला, ट्रेजरी का कॉफर्स भरने वाला, हाउ डू यू सी दिस एंटायर एक्सरसाइज? सर, ये देखिए क्या है कि रिलीजन टूरिज्म के कारण एक ट्रेजरी बढ़ेगी, ट्रेजरी के बाद में जो पैसा आएगा वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, वो सारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी कौम धर्म के जात के लोगों के लिए वो पैसे का उपयोग होने वाला है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और क्या होता है कि ये जो टूरिज्म, जो रिलीजन टूरिज्म बढ़ती है, तो एक संस्कार का विस्तार, संस्कार का सिंचन, ये दोनों बातें हमारे समाज में आती है। आज तक जो युवा पीढ़ी
पाश्चात्य लोगों के, परदेश के, वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे दीवाने होते थे, वो आज हमारे देश के संभाजी राजे, शिवाजी राजे, राणा प्रताप, लोकमान्य तिलक, ऐसे अलग अलग नेता, भगत सिंह जी, ये सब कैरेक्टर के पीछे अब दीवाने हो रहे हैं। उनके बारे में वो लोग संशोधन करते हैं और उनको फेसबुक के ऊपर लाइव करके उनके ऊपर बात करते हैं। आज आप देखना, मैंने लेटेस्ट अभी मेरा रिव्यू ऐसा है कि आज यूट्यूब के माध्यम से या अपना ये इनकी माध्यम से आज संस्कृत भाषा सीखने का एक युवा वर्ग में इतना बड़ा क्रेज शुरू हुआ है कि जो आप बिलीव नहीं करते। एक जमाने में फ्रेंच और दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए लोग दौड़ते थे, आज संस्कृत लैंग्वेज सीखने के लिए। अब मैंने भी लास्ट वीक में यही अनुसंधान में 5 दिन का संस्कृत भाषा का एक कोर्स किया और इतनी प्रैक्टिकल वे से संस्कृत भाषा बोली भाषा है, वो जो एक मराठी लड़की इतनी अच्छी तरह से सिखाती है और उन्होंने टीच किया विथ सिंबल्स एंड एवरीथिंग, मैं अप्रिशिएट करता हूं। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म देश में बढ़ेगा, तो इससे देश आपके की मुताबिक सर इसके पहले के आगे बढ़े हैं, इस वक्त जब हम देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जब कमेटी बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर उसके ऊपर यह तय हो रहा था कि भारत की भाषा क्या होनी चाहिए। फिर यह तय हुआ कि 16 ऑफिशियल भाषा हैं, जिसमें हिंदी को कहा गया कि भाई इट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट द नेशनल लैंग्वेज, वी डोंट हैव ए नेशनल लैंग्वेज। ये भी बता दूं आपको। हाँ, उस वक्त एक प्रपोजल आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल था सर, इंक्लूडिंग फ्रॉम इवन डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। उनका भी ये था, उनका भी ये मत था दैट संस्कृत शुड बी मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये कहा गया था। और उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया था कि हमसे 1 साल के बाद 1948 में इजराइल को आजादी मिली। इजराइल में जो जितने लोग आए, यूरोप से आए, अमेरिका से आए, बाकी हर जगह से आए, सर आपको मालूम है यूरोप में, इजराइल में सिर्फ 10 लोग थे, 10, ओनली 10 पीपल हु यूज्ड टू स्पीक हिब्रू, हु यूज्ड टू स्पीक हिब्रू लैंग्वेज का उन्होंने अपना नेशनल लैंग्वेज बनाई। पूरी बात सुन लीजिए सर। डेविड बेन गुरियन, who was the first president of Israel, but do remember we are not talking, we are talking of different scales here. Israel is such a small place. It could fit into Mumbai, Konkan और गोवा, छोटा सा, मतलब पूरा इजराइल आ जाएगा उसमें। मुंबई और कोंकण, अगर आधा कोंकण भी मिला दे तो पूरा इजराइल फिट हो जाएगा। He said, and David Ben Gurion himself did not know Hebrew. He said Hebrew will be the national language of Israel. Today every Israeli speaks Hebrew. आपको लगता नहीं है कि यही कुछ संस्कृत के साथ जो होना चाहिए था वो अब होना चाहिए? संस्कृत should be declared our national language. What do you think, मुकेश गांधी साहब? सर, अभी आज के अनुसंधान में तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज के लिए मान्यता मिलने का कोई अभियान करके कोई नया एक विसंवादी वातावरण खड़ा करना चाहिए। पर संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ हमारी इंडिया बहुत बड़े अलग अलग प्रपोजल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से दे रही है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो FM बैंड के ऊपर भी हमारा संस्कृत में न्यूज आते हैं, हमारे टीवी, आकाशवाणी, दूरदर्शन पे भी न्यूज आते हैं। इस तरह से संस्कृत का प्रचार करना चाहिए। और राजीव जी, मैं तो इजराइल गया हुआ हूँ, मैं वहां 15 दिन ठहरा था। रियली आई लव दैट कंट्री। तो उनके अंदर क्या नेशनल स्पिरिट है। आप शाम को बाहर निकलो तो वहां मॉडलिंग करने वाली लड़कियां नहीं दिखती हैं, पर वहां अपने कंधे के ऊपर राइफल रखी हुई लड़कियां आपको दिखेगी स्ट्रीट के ऊपर। और एक स्पिरिट पूरे लोगों के अंदर मैंने जो देखी उनकी बातों में, मैं बहुत अलग अलग लोगों को कल्चरल लेवल पे हुए, वहां मेरे 2-3 लेक्चर्स थे, तो वो लेक्चर्स में भी जो लड़के लड़कियां यंगस्टर्स आते थे वो इतने लॉजिकल, इतने सेंसिबल, इतने हिंदुस्तान से प्यार करने वाले क्वेश्चन पूछते थे कि मुझे एक बार लगता था कि मैं कुछ जानता नहीं हूं जितना ही हमारे इजराइल के यूथ जनरेशन जानता है। क्या बात है। तो इजराइल ने अपनी हिब्रू लैंग्वेज को राष्ट्रीय लैंग्वेज बनाई। इस तरह से देखो क्या है, कांग्रेस की नीति पहले से, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, वो उसके माध्यम से नहीं बोलता हूं, पर कांग्रेस ने कभी भी हमारे देश की कल्चर को पनपने नहीं दिया, हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को आगे नहीं लाए। उन्होंने हमेशा हमारी विरासत को
डाइवर्ट करने का ही काम किया है और सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए अपनी वोट बैंक बनाने के लिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आप हंसिए मत। आप बाला साहब ठाकरे जी के साथ में 10 साल अंदर रहा हूं, आपको तो उनका कोई सहवास भी नहीं है। मैं जितना बाला साहब ठाकरे जी को जानता हूं उतना आप भी नहीं जानते हैं और लोग भी नहीं जानते। मुलाकात की गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? दो घंटे बैठे थे, 2 घंटे में मुलाकात है उनके साथ में, 2 घंटे मुलाकात है मेरी, बातचीत आमने सामने। 2 घंटे कैसी बात कर रहे हैं? 2 घंटे क्या? अरे छोड़िए, खत्म करिए, बेकार बातें ना करिए। आदित्य ठाकरे को भी जरा पूछ कितना लीजिए और बाला साहब का क्या रिलेशन था। आप शांत हो जाइए। बाला साहब के जो हिंदुत्व के प्रचंड विचार थे और इजराइल के बारे में तो वो हमेशा बाला साहब ठाकरे अपने लेक्चर में, अपने भाषण में हमेशा इजराइल का उनका दृष्टांत देते थे। वो हमेशा इजराइल की बात करते थे और मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के बारे में डुगडुगी बजाओ, बस डुगडुगी काम करते हो, डुगडुगी बजाओ बस। कांग्रेस की बुराई करो, नहीं बजाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी है तो सनातन की रक्षा हुई है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छे हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश गांधी साहब, आपका भी धन्यवाद। शर्म तो आती नहीं आप लोगों को। जेंटलमैन थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर। अभी सर, अभी तक डिस्कशन ठीक चल रहा है। जय हो महाराष्ट्र की जय हो। सर, अभी तक डिस्कशन बड़ा ठीक चल रहा था। महंगाई आप डबली बजा रहे हैं सर, आप डबली बजा रहे हैं, बीन बजा रहे हैं सर। द्विवेदी आप त्रिवेदी हो जाओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा सर। आप तीसरा नेत्र खोलो, फिर आपको सब मालूम पड़ेगा। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शांति 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 शांति। जय बजरंगबली, जय आरके शो। सर क्या बोल रहे थे आप? आरके शो के बारे में बोल रहे थे, बोलिए बोलिए बोलिए। आज और राजीव जी ने हमको आज इजराइल घुमा दिया। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुकेश गांधी जी, always a pleasure talking to you. Sanjay Dwivedi ji, always a pleasure talking to you also. Both of you. Thank you sir. And both of you are invited to the studio. Please come and share a cup of coffee with us and samosa. Thank you very much sir. Namaskar. Thank you sir. So Pradeep ji, धारावी में राहुल गांधी, बिल्कुल। I wish people would take him seriously, but then they don't take him seriously, which is a big advantage for him. You never know what's going to happen. The main point is सर, धारावी अब वक्त आ चुका है कि उसको रिडेवलप करके इसको ब्लूम करे। That area has to develop because हम देख रहे राजीव गांधी जी के वक्त से, even Rajiv Gandhi ji had come to Dharavi, and I think probably he started the entire thing of redevelopment for the poor slum dwellers. I remember him taking some steps, but then till now Dharavi is still suffering. So it's time that somebody comes, all the parties together come and see that Dharavi is developed. आखिरकार लोग स्लम में कब तक रहेंगे, झोपड़पट्टी में कब तक रहेंगे? अगर उनको सुविधा बनता है, if somebody can give them relief, why not? Let us work towards development. चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मोदी जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, let the people benefit. Absolutely, I agree with you. And irrespective of anything else, whether it is Gautam Adani who is developing Dharavi right now, the fact remains he has won a tender. The tender has been given to him legally. Point is, all you have to do is he should just stick to the conditions imposed by the tender and by the project. That's it. जिसको जहाँ पर क्या क्या देना है, Correct. वो आपको देना पड़ेगा। That's it. आप दे दो और पॉलिटिकल लीडर्स को भी दे दो और खत्म करो और लेट इट गेट डेवलप्ड। अभी सबको मिल रहा है तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं मिल रहा है, उनको भी दे दो ना, खत्म करो। कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको आज तक नहीं मिला। वो नए लोग हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। उनको बुला लीजिए, उनको बोलिए हाँ भी क्या चाहिए तेरे को, बोलना, लेके जा, खत्म करो उसको। थैंक यू वेरी मच। टुमारो इटसेल्फ वही लोग जो आज की तारीख में अडानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, वही लोग अडानी जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे और कहेंगे अडानी जैसा कोई है ही नहीं। सीधी सादी बात है। Exactly. वो होने वाला है सब। एंड आई होप इट हैपेंस, एटलीस्ट फॉर द पीपल ऑफ धारावी। अच्छी तरह डेवलप हो, बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हो, मतलब एक और फाइनेंशियल हब बने मुंबई शहर का। जैसे नारीमन पॉइंट के पास बीकेसी और अब बीकेसी के बाद धारावी,
It will be fantastic. And वहाँ पर कोई height restrictions problem नहीं है. In fact, both things, Mr. Fadnavis and Shinde ji is working very hardly to see that ये जो restrictions है, with Quell's development, with stagnates development, उस चीज को हटा के उन लोग they are trying to the archaic laws उसको हटा के एक नया चीज of development. Because पूरे आप देखोगे हमने भी हमने एक कैंपेन चलाया था पूरे एयरपोर्ट एरिया में जिस प्रकार डेवलपमेंट रुका हुआ है. So these are pre-Second World War restrictions, which have been removed completely in England. UK की सरकार ने, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने ये restrictions लगाई थी फ्लाइट्स को लेकर. Exactly. वहां पर अब ये restrictions नहीं है. यूएसए में तो कभी भी नहीं थी. हाँ, यूएसए में restriction है. एक बार नहीं, कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं. शिकागो में एयरपोर्ट के आसपास there is a flight restriction बिल्डिंग्स के ऊपर. प्रदीप जी, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं. आपको मालूम है, ओनली 103 स्टोरीज आर अलाउड. सिर्फ 103 माला की बिल्डिंग बन सकती, उससे ऊपर नहीं बन सकती. आप 150 माला की बिल्डिंग नहीं बना सकते. तो भैया यहां 50 माला की तो बनाने दो. Exactly. मेरा ये कहना है. मतलब ये क्या है? अबे दिस इज टेरिबल कि 4 फ्लोर के ऊपर नहीं बनेगा, 6 फ्लोर के ऊपर नहीं बनेगा. आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? और कब से ये चल रहा है डानी, धारावी डेवलपमेंट 20-25 साल तो हो गए ये सुन के. एटलीस्ट लेट इट हैपन. एक एफएसआई ज्यादा दे दो और सबको एकोमोडेट कर लो. खत्म. सर 1:1 दे दीजिए. लेट इट गो अप टू अबाउट 30-40 फ्लोर. बिल्कुल. हर एक का फायदा होगा, हर एक को बहुत अच्छा घर मिल जाएगा, हर एक को सब कुछ मिल जाएगा. हेलीपैड क्रिएट होगा बिल्डिंग्स के ऊपर. मुंबई शहर को एक बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी. सीधी सादी बात है. और मुंबई शहर का विकास होगा. मुंबई शहर का विकास मतलब पूरे हिंदुस्तान का विकास. लेट्स बी वेरी क्लियर. सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विकास होगा. सीधी सादी बात है. And this thing that you mentioned about flight restrictions, Pradeep ji, I think we should do a show on this in the coming days, because these things just have to go, because this is nonsense. What is happening is utter nonsense. Sir, Changi airport पे, सिंगापुर पे, the plane flies between two buildings and it is jutting out into the sea. वहाँ पर आज तक कोई कुछ नहीं हुआ. उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास भी है. सभी प्लेन्स के पास होती है. हर एक को मालूम है कि यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है. वहाँ पर अगर हवाई जहाज फ्लाई कर सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं कर सकता? बड़ा अजीबोगरीब मसला है. खैर, दैट इज जस्ट अबाउट इट. और भैया जी जोशी को क्या जरूरत पड़ गई ये गुजराती के बारे में बोलने की, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है. जब समझ में आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि अभी ये मेरी समझ के बाहर है. क्योंकि प्रदीप जी, जैसा आपने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता भी जो होते हैं, स्वयंसेवक भी जो होते हैं, वो भी 10 बार सोच के कुछ बोलते हैं. ये इतनी बड़ी बात भैया जी जोशी जैसे इतने वरिष्ठ नेता ने कैसे कह दी, ये जरा समझ के. You have to be very careful even when you're talking in a small gathering. ये because आजकल सोशल मीडिया का जमाना है. More than everything, everybody has got a recording mechanism. रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया, बस that's it. और हो सकता है कि उनका ऐसा कोई इरादा ना हो, लेकिन वही चीज आपकी काट के वही चीज दिखाई जाएगी जो आप बोल रहे हैं. सीधी सादी बात है. बट दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल. वो घंटी भी बज गई है तो बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स, इंस्टेंट अपडेट्स एज सून एज समथिंग गेट्स अपडेटेड ओवर हियर ऑन द चैनल. और अपने कमेंट जरूर भेजिए. वी वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक. एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी, माई सेल्फ एंड द एंटायर टीम एट नेशन नाउ. आप सब लोगों को नमस्कार. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे दर्शक रोजे पर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छी तरह सबके लिए दुआ कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सारी दुनिया के लिए दुआ कर रहे होंगे. मैं उम्मीद ये करता हूँ. फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.